हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ये इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उन वीडियो को देख लीजिए। इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जल्दी से पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में जो पढ़े हैं उसको समराइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बारे में, कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी और पैसा इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर कर रहा था। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि जब इस दुनिया में पैसा नहीं था तब लोग किस तरीके से अपना काम चला रहे थे। लोग तब क्या करते थे? अनाज या फिर जानवरों का उपयोग कर रहे थे लेन देन के लिए। फिर टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो लोगों ने पैसा ढालना शुरू कर दिया मिनट में, टकसाल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, जिसमें करेंसी नोट थे, कॉइन थे और डिजिटल मनी था। ये तो हो गई पिछले वीडियोस की बात। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, आप लोग उन पैसों का क्या करते हैं जो कि आप लोगों को मिलता है? मम्मी पापा आप लोगों को पॉकेट मनी के लिए पैसे देते होंगे, दादा दादी, नाना नानी या फिर कोई आपके रिलेटिव आते होंगे तो वो आपको जब आप जाने लगते हैं तो अक्सर आपको हाथ में कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते होंगे। तो आप इन पैसों का क्या करते हैं? आपका आंसर होगा कि सर इनमें से बहुत सारा पैसा तो हम लोग खर्च कर देते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है उन पैसों का क्या करते हैं? उन पैसों को आप अपने पीई बैंक में सेव करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों को हम लोग अपनी मम्मी के पास जाकर जमा कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मम्मी के पास पैसा जमा करना यानी वो पैसा वापस कभी मिलने के बराबर रहेगा ही नहीं। मेरी तो मम्मी कभी भी वापस नहीं करती थी जो पैसा हम लोग उनके पास जमा करते थे। आप लोग के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या हो, कोई ऐसा सेफ तरीका हो सकता है क्या जहां हम लोग पैसा जमा करें और वो बिल्कुल सेफ रहे? ठीक है, और जब मर्जी हमारी तब उस पैसे को हम लोग वापस ले सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक तरीका ऐसा है। वो तरीका कौन सा है? बैंक। आइए हम लोग समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, हम लोग एक इमेजिनरी पर्सन मिस्टर ए का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मिस्टर ए किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और उनकी मंथली सैलरी हम इमेजिन कर लेते हैं 40,000 रुपये पर मंथ की है। ठीक है, लेकिन मिस्टर ए का जो मंथली खर्च वो कम है। जैसे वो अपने हो सकता है कि जो उनके बच्चे हों उनके बच्चों की स्कूल फी पे खर्च करते हों, घर के राशन पे खर्च करते हों। ठीक है, इसके अलावा कपड़ों में खर्च करते हों, दवाइयों पे खर्च करते हों, कभी होटल में खर्च करते हों, रेस्टोरेंट में, या फिर मूवी देखने जाना है तो उसमें खर्च करते हों। तो ये सारे तरीके हैं खर्च करने के। लेकिन इन सारे तरीक़ों से खर्च करने के बाद भी मिस्टर ए के पास अधिकतम 20,000 रुपये ही उनका खर्च हो पाता है और 20,000 रुपये बच जाता है। और मिस्टर ए क्या करेंगे इन 20,000 रुपयों का? तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। दोस्तों, मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन होगा कि वो जाके इन 20,000 रुपये को किसी बैंक में जमा कर दे। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर बैंक में क्यों जमा करते हैं पैसा? तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं कि लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये समझने से पहले हम लोग एक बात पे गौर कर लें कि बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, इस जमा किए हुए पैसे को निक्षेप या डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बैंक में पैसा जमा करने के कई एक कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है चोरी से बचना। ठीक है, अगर हम लोग घर में बहुत ज़्यादा अमाउंट रखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लाखों में पैसे हैं, कुछ लोग ज़्यादा धनी होंगे तो उनके पास करोड़ों में पैसे हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 10,000 20,000 ही रुपये क्यों ना हो,
अगर आप घर में रखते हैं तो संभव है कि किसी चोर की नज़र उस पर पड़ जाए और वो चोर इसको चोरी कर ले। इस पैसे को ले जाके जब आप बैंक में जमा कर देते हैं तो आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित रहता है। ये तो थी सुरक्षा की बात। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि बैंक में पैसा जमा करने का दूसरा कारण क्या है। तो मिस्टर ए के एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था जो उनकी खर्च से ज़्यादा बच जा रहा था। इस पैसे को ही सरप्लस मनी कहा गया है, यानी वह पैसा जो किसी इंसान के मंथली खर्च के बाद बच जाता है, उसको एट रैंडम उस समय कोई उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिससे उस बचे हुए पैसे का वो कोई काम कर सकता है, तो इस पैसे का वो करेगा क्या। इस पैसे को वो ले जाके क्या करता है कि बैंक में जमा कर देता है। ये पैसा बैंक में सुरक्षित भी है और इस जमा पैसे को वो जब चाहे बैंक से आसानी से निकाल सकता है। तो इस मनी को यहाँ पर कहा गया है सरप्लस मनी, जो कि मिस्टर ए ने जमा किया था बैंक में। ठीक है। एक तीसरा फायदा बैंक में जमा करने का ये हो सकता है कि बैंक आपके जमा पैसे पर ब्याज देते हैं, यानी इंटरेस्ट देते हैं। ये ब्याज क्या होता है तो हम इसे मिस्टर ए के एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया था कि 20,000 रुपये जो उनके पास बचे हुए थे उसको ले जाकर बैंक में जमा कर दिया था। ठीक है। अब बैंक वाले क्या करेंगे कि मिस्टर ए को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में आज की तारीख में लगभग आप कह सकते हैं कि 4% इंटरेस्ट रेट लगभग सारे बैंक देते हैं। ठीक है। तो आपने मैथ्स क्लास में तो एसआई निकालने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, कैसे निकालते थे हम लोग, एक छोटा सा फॉर्मूला था ना कि P इंटू एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर आप उस तरीके से भी निकालिएगा 4% का तो 20,000 पर 800 रुपये होते हैं। यानी मिस्टर ए ने 20,000 रुपये तो जमा किए हैं, ठीक है, बैंक में, और इसके अलावा उनको 800 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। टोटल कितने रुपए मिल गए, 20,800 रुपये मिल गए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आया कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी मिस्टर ए को 20,000 रुपया तो जो उन्होंने जमा किया था वो तो वापस मिला ही मिला। ठीक है। इसके अलावा उनको 800 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बैंकों से जुड़े टेक्निकल टर्म पे ध्यान डालते हैं कि ये टेक्निकल टर्म है क्या। इनमें से पहला तो टेक्निकल टर्म वही है सरप्लस मनी, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मिस्टर ए के एग्जाम्पल में देखा था कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था 20,000, जिसको ले जाके उन्होंने बैंक में जमा कर दिया था। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि सरप्लस मनी क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि किसी इंसान के पास उसकी बचत का, उसकी सेविंग्स का वो पैसा जिसका उसको एट रैंडम उस समय कोई ज़रूरत नहीं है, इस पैसे को ही सरप्लस मनी कहा गया है। ठीक है। दूसरा शब्द है टेक्निकल टर्म मांग जमा, इसको ही अंग्रेजी में कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। आप सोचेंगे कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो दोस्तों आइए इस चीज़ को समझते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया था, अपना पैसा 20,000 जो उनका बचा हुआ था एक्स्ट्रा सरप्लस मनी, उसको ले जाकर बैंक में जमा कर दिया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूरे इस चैप्टर में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग मिस्टर ए के इस एग्जाम्पल को ही लेकर आगे चलेंगे। ऐसा करने का ये फायदा होगा कि एक एग्जाम्पल से आप सारा कुछ समझ जाइएगा। नहीं तो अगर हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल देते हैं, बाद में कोई और एग्जाम्पल देते हैं, तो इससे मे भी आपको कन्फ्यूजन पैदा हो, क्योंकि आप अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे हो सकते हैं। तो हम लोग हमेशा मिस्टर ए का एग्जाम्पल लेकर ही चलेंगे। ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि मांग जमा क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। मिस्टर ए ने क्या किया था कि अपना जो उनका बचा हुआ 20,000 रुपया था इसको ले जाकर बैंक में जमा कर दिया था। क्यों जमा कर दिया था, क्योंकि अभी इस पैसे की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। लेकिन मे बी कि अगले महीने, इस महीने तो मिस्टर ए का खर्च हम लोगों ने देखा था ना कि उनका बचत भी 20,000 था और खर्च भी 20,000 था। अगले महीने ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए के घर उनके किसी रिश्तेदार की शादी हो,
उस शादी में उनको जाना है, तो शादी में जाएंगे तो आप लोग भी जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई लिफाफा लेके जाते हैं, कोई गिफ्ट आइटम खरीद के लेके जाते हैं। तो इस गिफ्ट आइटम पे या फिर आने जाने में जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, इस पे उनका खर्च थोड़ा बढ़ गया, उनका नेक्स्ट मंथ का मंथली बजट थोड़ा बढ़ गया। तो अब क्या है, या फिर कुछ और भी आप सोच सकते हैं, जैसे मिस्टर ए को अगले महीने हो सकता है कि हॉस्पिटल का कुछ एक्स्ट्रा बिल्स उनके पास आ गए, जिस बिल का उनको पेमेंट करना है, उनको अचानक से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, तो ये सारे खर्चे जब अचानक से बढ़ गए तो मिस्टर ए को कुछ एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ गई। ये एक्स्ट्रा मनी मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से जिसमें उन्होंने अपना पिछले मंथ का बचा हुआ पैसा जमा कर दिया था उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी पैसे को हम लोग डिमांड डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई ऐसा अलग से पैसा नहीं है जिसे आप डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूजन दिमाग में मत लाइएगा कि ये जो 200 या 500 का नोट है ये अलग पैसा है और डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा कोई अलग होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा दोनों मामले में सेम ही है। 500 का नोट जो यहाँ पे है वही 500 का नोट यहाँ पे भी है, लेकिन मिस्टर ए के पास बैंक में जो उन्होंने पैसा जमा किया था तो एक स्पेशल सुविधा थी। वह सुविधा क्या थी कि जब भी वो चाहें अपनी मर्जी से, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कि जब भी मिस्टर ए चाहें अपनी मर्जी से बैंक में जाकर जो पैसा उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किया था उस पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, और चूंकि अपनी मर्जी से जब चाहे वो निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा गया है। यानी अकाउंट होल्डर, खाता धारक जब भी डिमांड करेगा बैंक से तो बैंक वालों को ये पैसा उनको वापस करना ही पड़ेगा। बैंक वाले इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने खाते से, अपने अकाउंट से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपने उसमें मैक्सिमम जमा किया है। अगर आपके अकाउंट में 40,000 रुपये हैं तो आप मैक्सिमम 40,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, आप 41,000 नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो थी कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात। दोस्तों आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं। दोस्तों बैंक किस तरीके से काम करता है, जब भी कोई आदमी बैंक में पहली बार जाता है तो उसको बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अकाउंट को हिंदी में खाता कहा जाता है। ठीक है, ये अकाउंट उसको खुलवाना पड़ता है। इस अकाउंट को खुलवाने पर बैंक वाले उसको क्या करते हैं, एक यूनिक आईडी दे देते हैं, एक यूनिक नंबर दे देते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर कुछ इस तरह से है 44301000, इस तरीके से, जिसके लास्ट में 6264 है। इस तरीके से है। आपका भी बैंक में अकाउंट हो सकता है। अगर आप तो छोटे हैं तो आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके फैमिली में किसी का बैंक अकाउंट हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई नया अपना अकाउंट खुलवाता है तो उसको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, ये यूनिक नंबर कई डिजिट्स से मिलकर बना होता है, कई अंकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जब भी आप अपने खाते में, अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं या अपने खाते से पैसा निकालते हैं तो आपको इस अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कितना आसान है इसको समझना। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बैंक अकाउंट को समझ गए तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी आदमी अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कैसे सकता है। जमा करना तो हम लोग सीख गए थे मिस्टर ए के एग्जाम्पल में, जैसे उन्होंने अपना सरप्लस मनी जमा किया था तो मिस्टर ए ने जमा तो कर दिया, लेकिन अपने ही अकाउंट से उनको पैसा निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 4 तरीकों पर गौर करेंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका दोस्तों जो है वो है विथड्रॉल फॉर्म। इसको हिंदी में निकासी पर्ची कहा जाता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, जरा विचार कीजिए। तीसरा तरीका है चेक हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद चौथा तरीका एटीएम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 1 और 2 में जो डिजिटल पेमेंट्स के तरीके थे जिसमें कि एटीएम था शामिल, हम लोगों ने एटीएम के बारे में बात किया था।
नेट बैंकिंग, डिजिटल मनी, इन सब तरीकों के बारे में बात किया था, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंक्लूड है। दोस्तों यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे पहले विथड्रॉल फॉर्म की, कि विथड्रॉल फॉर्म होता क्या है। दोस्तों बहुत आसान है विथड्रॉल फॉर्म को समझना, आइए समझते हैं। विथड्रॉल फॉर्म का एक फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। दोस्तों यह एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। जब भी किसी इंसान को अपने खाते से पैसा निकालना होता है तो इस फॉर्म को फिल करता है। इस फॉर्म पे अगर आप गौर से देखेंगे तो डेट दिया हुआ है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, जिस आदमी का अकाउंट है उस आदमी को अपना नाम डालना होगा, जिस बैंक के ब्रांच में उसका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का नाम लिखना होगा और नीचे उसको अपना सिग्नेचर करना होगा। या फिर अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो उसको अपना थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। इस विथड्रॉल फॉर्म को वो भरेगा और फिर जाकर जो बैंक का काउंटर है उस काउंटर पे जमा कर देगा और इसके बदले में उसे पैसा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, विथड्रॉल फॉर्म में ही उसे लिखना पड़ेगा कि कितना पैसा वो अपने अकाउंट से निकालना चाहता है। ये तो पहला तरीका था अपने अकाउंट से पैसा निकालने का। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे, जो कि है चेक। चेक क्या है दोस्तों? चेक को अगर बहुत इजी शब्दों में समझना हो तो हम ये समझेंगे कि चेक भी एक तरह का विथड्रॉल फॉर्म ही है, ठीक है। ये भी एक तरह का निकासी पर्ची ही है जिसके माध्यम से आप अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये भी विथड्रॉल फॉर्म है तो फिर विथड्रॉल फॉर्म अलग से देने की जरूरत ही क्या पड़ गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दोनों का फंक्शन भले ही एक है लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस है दोनों में। तो वो बेसिक डिफरेंसेस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, चेक जो होता है ये आपको पाने के लिए बैंक के पास आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, तभी आपको चेक बुक मिलता है, ठीक है। ये और दूसरी तरफ जो विथड्रॉल फॉर्म है उसके लिए आपको कोई फॉर्म लिख के बैंक के पास देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना खाता खुलवाते हैं किसी बैंक में तो आपको विथड्रॉल की सुविधा, निकासी की सुविधा स्वयं मिल जाती है, अपने आप से मिल जाती है, ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि विथड्रॉल फॉर्म जब भी कोई इंसान भरेगा, उसमें अपना डिटेल डालेगा, तो उस इंसान को स्वयं बैंक के काउंटर पर जाना पड़ेगा, उसके बदले में कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन चेक में बड़ी सुविधा है, यही चीज़ आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी चर्चा की गई है। तो आइए इसको बड़ी आसानी से समझते हैं। विथड्रॉल फॉर्म के मामले में क्या है कि अगर मिस्टर ए का अकाउंट है बैंक में, तो अगर विथड्रॉल फॉर्म के माध्यम से वो पैसा निकालते हैं तो हर बार उनको स्वयं बैंक जाना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए। तो इसमें कितनी परेशानी है? मिस्टर ए को हो सकता है किसी दिन कोई काम हो रहे, वो बैंक जाने में अनेबल हो, तब क्या करेंगे? वो पैसा निकालना अगर जरूरी होगा। तो इसी का तो समाधान है चेक। दोस्तों मिस्टर ए के पास अगर चेक है तो आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर चेक का एक फ़ोटो आ गया होगा। इसमें डेट है, फिर इसमें आपको जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिखना है, नीचे आपको सिग्नेचर करना है। इसमें आपको क्या है, विथड्रॉल फॉर्म से एक अंतर इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें अकाउंट होल्डर का नेम और अकाउंट नंबर पहले से ही मेंशन है। ये तो एक अंतर हो गया आपको विथड्रॉल फॉर्म से चेक का, दोनों में एक अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि विथड्रॉल फॉर्म को भर के उस इंसान को बैंक के काउंटर पर स्वयं जाना पड़ रहा था, चेक में ये बाध्यता नहीं। चेक आप किसी भी इंसान के नाम का भर सकते हैं। जैसे अगर मिस्टर ए अपनी वाइफ के नाम से चेक बना कर देते हैं, मतलब जहां पेमेंट करने का ऑप्शन है कि इस इंसान को, जैसे आपने इस फोटो में देखा ना कि यहाँ पर लिखा है कि पे टू, ठीक है। पे टू के बाद अगर मिस्टर ए अपनी वाइफ का नाम लिख देते, या फिर मिस्टर ए बाजार में किसी दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे उस दुकानदार को पेमेंट करने के लिए उस दुकानदार का नाम लिख देते, ठीक है। तो वो दुकानदार या फिर मिस्टर ए की वाइफ उस चेक को लेके बैंक में जाती और उस काउंटर पर जैसे ही उस चेक को जमा करती तो क्या होता कि उनको जो अमाउंट लिखा गया है उस चेक में
उतना पैसा बैंक उनको दे देती। कितना आसान हो गया। चेक ने हमारी जो प्रॉब्लम थी विथड्रॉल की उसको आसान कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज़ समझेंगे कि चेक भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो सिंपल चेक है, जैसे मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को अगर वाइफ के नाम का चेक बना कर दिया है, ठीक है, तो बैंक के काउंटर पे गई तो वहाँ उसको हाथ में ही कैश दे दिया जाए, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मिस्टर ए की वाइफ ऐसी चाहे, या फिर बाजार में जो दुकानदार था जिसको मिस्टर ए ने पेमेंट किया था टीवी खरीदने पर, मान लीजिए, ठीक है, तो टीवी खरीदने पर जो पेमेंट किया था, तो ये दुकानदार अगर ये चाहे कि पैसा मुझे कैश में नहीं चाहिए बल्कि ये पैसा डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में ही जमा हो जाए, तो कितना अच्छा रहे। ठीक है, तो ये भी सुविधा है, बैंक हम लोग को ये भी सुविधा देती है। इसके लिए आप पूछेंगे क्या किसी दूसरे तरह का चेक आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई किसी दूसरे तरीके का चेक आता है। आपको सिंपली यह करना है कि जो चेक पहले था मिस्टर ए के पास, उसके ऊपर AC लिख के आप देखिएगा 2 लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये लाइन थोड़े से तिरछे से होंगे। जैसे ही आपने इसको A और C लिख के 2 तिरछे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपने इस चेक को अकाउंट पे चेक बना दिया है। यानी इस चेक का पेमेंट कैश में नहीं होगा। इस चेक को लेके जब भी कोई इंसान बैंक के काउंटर पर जाएगा तो बैंक वाले उसको हाथ में नकद पैसा नहीं देंगे, बल्कि उस इंसान के अपने बैंक अकाउंट में ही वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी चेक की बात। अब आइए हम लोग इस वीडियो की समाप्ति की ओर चलते हैं। तो समाप्ति से पहले हम लोग जो अभी तक सीखे हैं उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा था कि सरप्लस मनी क्या होता है, बैंकों में पैसा हम लोग किस लिए जमा करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करने के क्या फ़ायदे थे कि चोरी से हम लोग बच सकते हैं, या फिर जो बैंक है वो हमको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, ये सारे फ़ायदे थे बैंक में पैसे जमा करने के। फिर ये है कि बैंक से पैसे निकालने के क्या क्या प्रोसेस है। तो हम लोगों ने 4 ऑप्शंस पे विचार किया। पहला जो ऑप्शन था वो था चेक का था, दूसरा जो ऑप्शन था वो विथड्रॉल फॉर्म का था, तीसरा ATM कार्ड का, फिर नेट बैंकिंग का। इन सारे ऑप्शंस को पे हम लोगों ने विचार किया था। चेक किस तरीके से हमारी सहायता करता है, हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बैंक किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो के पार्ट 4 को भी जरूर देखिए। थैंक यू।